तो देखिए हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम बात कर रहे थे सौर मंडल के बारे में, और सौर मंडल में ग्रहों की क्या क्या विशेषता हैं, वहीं से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है। और सिंपल क्वेश्चन यहां से आएगा, जरा सा भी आप इसको ठीक ध्यान से ग्रहों को पढ़ लोगे, क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात कर रहे थे, देखिए कुछ ग्रहों की हम यहां पर बात कर चुके थे। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, तो 8 ग्रह हैं, आप सब जानते ही हैं। और इन 8 ग्रहों की हम बात करें, 8 ग्रहों में से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कहलाता है बुध। बुध के बाद जो ग्रह है उसको हम बोलते हैं शुक्र। शुक्र के बाद जो ग्रह है वो है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के बाद जो ग्रह है वो कहलाता है मंगल। मंगल के बाद जो आपका ग्रह आता है उसको हम बोलते हैं बृहस्पति, जुपिटर। और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद आपका आता है अरुण। अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह के बाद हम बात करेंगे वरुण ग्रह की। तो ये ध्यान रखें, यहां तक हम बात कर चुके थे, सैटर्न तक हम बात कर चुके थे। बुध ग्रह के बारे में हमने जान लिया था, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में अब अभी हम पढ़ेंगे, मंगल के बारे में जान लिया था, बृहस्पति और शनि। तो यहां तक हम ग्रहों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब देखिए हम बात करेंगे बचे हुए ग्रहों की, और उसमें कौन से हैं, अरुण और वरुण है। अब यहां से एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह जल में डुबाने पर तैरने लगेगा? कौन सा ग्रह जल में डुबाने पर तैरने लगेगा? इस तरह से थोड़ा सा कहानी बना के, भूमिका बना के प्रश्न पूछा जाएगा, सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। तो कौन सा ग्रह जल में डुबाने पर तैरने लगेगा? ऑप्शन आपको दे देंगे बुध, बुध ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे शुक्र, ऑप्शन दे देंगे शनि, और ऑप्शन दे देंगे वरुण। तो इन चारों में से कौन सा आंसर आपको लग रहा है और क्यों, वो आपको जवाब देना है, ठीक है। ये ध्यान रखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या आंसर आपका होगा। पहले आपको ये जवाब देना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, कौन सा ग्रह जल में डुबाने पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं यहां पर। तो अब हम बाद में इसकी बात करेंगे, जब तक आप कमेंट अपने करते रहें। हम बात करेंगे अब किसकी, अरुण ग्रह की, ठीक है। तो एक एक ग्रह के बारे में हम यहां पर जान रहे थे, तो कुछ चीजें हम जान लेते हैं अरुण ग्रह के बारे में भी। तो हेडिंग डाल लें यहां पर, अरुण या यूरेनस। यूरेनस ऐसे भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको अरुण लिखा मिले, यूरेनस भी लिख सकते हैं। तो अरुण ग्रह की बात करें तो पहली चीज तो ध्यान रखें, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। दूसरी इसकी विशेषता आपको यह याद रखनी है, सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है, 7वें स्थान पर स्थित है, सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। और अगली इसकी विशेषता ध्यान रखें, इसे हरा ग्रह भी कहा कहते हैं, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इसको ग्रीन प्लानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लानेट। और ग्रीन प्लानेट की बात होती है तो आपके दिमाग में लगता है कि पृथ्वी ही हरा है, लेकिन पृथ्वी कैसा है? नीला ग्रह है। या ये पूछा जाए, हालांकि पृथ्वी पर भी वनस्पति पाई जाती है, तो इससे भी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हरा ग्रह इसको कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है, और मीथेन गैस के साथ साथ में तापमान कम है क्योंकि सूर्य से ये दूरी पर स्थित है। तो सूर्य से ज्यादा दूरी पर होने के कारण जो मीथेन गैस है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा ठंडी गैस के रूप में है। इसकी वजह से यहां पर ये क्या होता है? हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। तो मीथेन गैस की अधिकता पाई जाने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? हरा ग्रह बोलते हैं, या ग्रीन प्लैनेट आपका ये कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। दूसरी चीज ध्यान रखें, इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। 5 वलय, 5 रिंग्स, 5 वलय पाए जाते हैं। तो इसके चारों ओर कितने वलय हैं? 5 हैं। शनि के चारों तरफ कितने? 7 थे। बाकी और ग्रह के चारों तरफ तो वलय पाए नहीं जाते। तो यही प्रश्न आपसे ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रहों का युग्म है जिसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, या छल्ले पाए जाते हैं, या वलय पाए जाते हैं। तो वो दो ग्रह हो जाएंगे। एक तो शनि हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया? यूरेनस हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस तरह से 5 वलय पाए जाते हैं जिनको नाम दे दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये रिंग्स के नाम हैं। तो इस तरह से रिंग्स के नाम दे दिए गए, नाम पूछे नहीं जाते कभी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि इसके चारों तरफ कितने छल्ले पाए जाते हैं? 5 वलय, 5 रिंग्स या 5 छल्ले पाए जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। और हरा ग्रह इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज की थी विलियम हर्शेल के द्वारा। विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री था जिसके द्वारा इसकी सर्वप्रथम खोज की गई। ब्रिटिश खगोल शास्त्री। तो पहले भी मैंने इसके बारे में शायद आपको बताया होगा। इसकी खोज किसने की? खोज से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वरुण ग्रह की, सॉरी, यूरेनस ग्रह की खोज करने वाला या अरुण ग्रह की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल को नाम आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करें अगले एक और ग्रह की, जिसको हम बोलते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून इंग्लिश में भी याद रखें क्योंकि ऐसे भी लिखा आपका आ सकता है नेपच्यून। जरूरी नहीं है कि आपको वरुण लिखा दिखाई दे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी हम बात करें नेपच्यून की, तो खोज किसने की? द नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले। जॉन गैले नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1846 में। ईयर की जरूरत आपको नहीं है, 1846 में इसकी खोज की गई थी। तो जॉन गैले ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और खोज करने के बाद अभी इस ग्रह की विशेषता क्या है कि ये सौर
सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है, सबसे बाहरी ग्रह है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी ध्यान रखना है, सबसे ठंडा ग्रह। गर्म तो याद है ही आपको, सबसे ठंडा ग्रह भी ध्यान रखें। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे लंबा परिक्रमण काल है, सबसे लंबा परिक्रमण काल है। कितना है, 165 वर्ष। 165 वर्ष का समय लगता है इसको सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाने में। तो सबसे लंबा परिक्रमण काल अगर पूछा जाए किसका है तो नेपच्यून का है, और सबसे छोटा पूछा जाए किसका है तो ध्यान रखना वो किसका है, सबसे छोटा परिक्रमण काल मैंने बताया था किसका होगा, बुध का होगा, मात्र 88 दिन का। तो सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे लंबा परिक्रमण काल कहलाता है। और लिख लेना यहाँ पर, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस। मतलब यहां पर गैसें ज्यादा पाई जाती हैं इन ग्रहों पर, इसलिए इनको गैसियस ग्रह भी कहा गया है। पहले भी हमने बात की, इनको क्या बोलते हैं, गैसियस ग्रह। तो इन पर गैसों के भंडार ज्यादा हैं, गैसियस ग्रह इसको इसीलिए कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, प्रमुख विशेषताएं किसकी हो गई, नेपच्यून के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और आपको पता होगा कि वर्ष 2006 से पहले, वर्ष 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह होते थे। अब 9 ग्रह नहीं है, अब कितने हैं, 8 हैं। तो जो 9वां ग्रह था उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, या अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या पैमाने जारी किए कि जिसके आधार पर वो अब बौना ग्रह कहलाता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसके बारे में, हम जान लेते हैं यम के बारे में, प्लूटो के बारे में, या इसी को कुबेर भी कहा जाता है। यम, कुबेर या प्लूटो, प्लूटो के नाम से जाना जाता है। 1930 में इसकी खोज की गई थी, 1930 में क्लाइडस थॉम्बॉग, क्लाइडस थॉम्बॉग द्वारा खोजा गया, और 9वें ग्रह के रूप में मान्यता मिली, 9वें ग्रह के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो 9वें ग्रह के रूप में ये विराजमान हो गया। लेकिन तभी क्या हुआ, इसके साथ में ही कई सारे खगोल विज्ञानी थे, उन्होंने और भी विभिन्न प्रकार के ग्रहों की खोज कर ली। जैसे सीरीस नामक एक ग्रह की खोज हो गई, जीना नामक ग्रह की खोज हो गई। तो और उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रह खोज लिए जो प्लूटो के समान थे। तो उन्होंने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि हमने जो ग्रह खोजे हैं उनको भी आप ग्रह की श्रेणी में शामिल करो। जब आपने प्लूटो को शामिल कर लिया है तो हमारे ग्रह जो हैं वो प्लूटो से बड़े हैं, तो इनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो इस बात को लेकर जब ज्यादा समस्या पैदा हुई तो फिर यहां पर क्या किया गया कि वर्ष 2006 में 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, अंतरराष्ट्रीय
राष्ट्रीय खगोल संघ ठीक है, IAU बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने चेक गणराज्य चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा यहां पर क्या हुआ कि एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कि ग्रहों को क्या से परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो इसमें लगभग 70 देशों के लोगों ने भाग लिया। 2000 से ज्यादा वैज्ञानिक यहां पर पहुंचे और उन वैज्ञानिकों ने इसमें यह तय किया कि ग्रहों की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो ग्रहों के लिए यहां पर कुछ पैमाने तय किए गए। और ध्यान रखना, मैंने एक प्रश्न आपको दिया था लिखने के लिए कि बौने ग्रह और जो ग्रह हैं उनमें क्या अंतर है। तो ये IAU के अनुसार ग्रहों की परिभाषा जो है, IAU के अनुसार ग्रहों की परिभाषा, तो IAU के अनुसार ग्रहों की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या पैमाने होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए। तो उस मानकों को इन्होंने बताया। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रह का एक निश्चित कक्षा होना जरूरी है, ऑर्बिट होना जरूरी है। और ऑर्बिट कब होगा, जब उसका एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल कब होगा, जब उसका निश्चित आकार होगा। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं भाई। आकार के अनुसार ही क्या होता है, किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल डिसाइड होता है। और यहां पर क्या हो रहा था, ये जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह, जितने भी ग्रह अभी तक मौजूद हैं ग्रह की श्रेणी में, वो अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ इस तरह से अपनी अपनी कक्षा में ये परिक्रमण करते हैं। लेकिन प्लूटो क्या कर रहा था, प्लूटो की क्या स्थिति थी, प्लूटो कुछ समय तक तो अपनी कक्षा में रहता था, लेकिन दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, फिर अपनी कक्षा में, फिर दूसरे की कक्षा में और फिर अपनी। तो इस तरह से इसके गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ये दूसरे की तरफ क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। तो ये इसी वजह से इसको हटा दिया गया। तो एक निश्चित कक्षा होना जरूरी है, निश्चित आकार होना जरूरी है। निश्चित आकार, ऐसा नहीं है छोटे मोटे खगोलीय पिंडों को भी हम ग्रह शामिल कर लें, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ तो बहुत सारे खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं। तो निश्चित आकार की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, निश्चित घनत्व भी होना चाहिए, निश्चित घनत्व। ठीक है, तो ना कि किसी गैस के गोले को ही हम शामिल कर लें। तो यहां पर यह चीज क्या थी कि इसमें प्लूटो खरा नहीं उतरा। प्लूटो सबसे छोटा ग्रह भी था, प्लूटो गैसीय भी था, गैस ज्यादा मात्रा में थी। और प्लूटो दूसरे की कक्षा में, मतलब बगल वाले ग्रह में, नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। तो बार बार जब नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश करेगा, क्यों, क्योंकि ये नेपच्यून की आकर्षण शक्ति के साथ क्या हो रहा था, उसकी कक्षा में प्रवेश कर जा रहा था। तो ये तीनों चीजें यहां पर आपकी बनती हैं। इसके कारण उसको अब प्लूटो को क्या बना दिया, बौना ग्रह बना दिया। तो प्लूटो अब ध्यान रखना कैसा ग्रह कहलाता है,
ड्वार्फ प्लानेट कहलाता है, बौने ग्रह की श्रेणी में आता है, ड्वार्फ प्लानेट। तो बौना ग्रह कहलाता है। तो प्लूटो के अलावा ध्यान रखना सीरीस जो है, सीरीस भी बौना ग्रह है, जीना भी बौना ग्रह है, ठीक है, XERES बोलते हैं सीरीज, XENA जीना, ये भी क्या है, इसी कैटेगरी में आपके आते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता थी ग्रहों के बारे में। तो 1930 में इस ग्रह की खोज हुई, शामिल कर लिया गया ग्रहों की श्रेणी में, लेकिन 2006 में इसके ग्रह का दर्जा जो है वो छीन लिया गया और इसको बौना ग्रह बना दिया गया। तो प्लूटो अभी कैसा है, एक बौने ग्रह के रूप में ही जाना जाता है। तो प्लूटो से आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। कुछ लोगों ने सही जवाब दिए हैं। तो अगर पूछा जाए कि किस ग्रह को अगर पानी में डुबाया जाए तो वो तैरने लगेगा, तो तैरेगा क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होगा, और पानी के घनत्व से भी अगर बहुत ज्यादा घनत्व कम होगा तो जाहिर सी बात है वो तैरने लगेगा। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है, तो वही ग्रह आपका तैरने लगेगा। तो घनत्व की बात होती है, तो घनत्व आप सब लोग जानते ही हैं क्या है। अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपसे पूछा जाएगा। घनत्व के आधार, क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि घनत्व के आधार कम और ज्यादा घनत्व वाले ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो दो दो करके ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है और सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जबकि सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है, सैटर्न का है, और इसका घनत्व मात्र 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है, मतलब गैस का गोला है एक तरह से, ये मान लीजिए। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपको ध्यान रखना है शनि, और सबसे ज्यादा घनत्व वाला ध्यान रखना है पृथ्वी है। और इस तरह से थोड़ा सा इसको याद रखें। और दूसरा सबसे कम घनत्व वाला, दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, ठीक है। तो दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह अगर पूछा जाए तो वो आपका है अरुण, ठीक है। और दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला, पृथ्वी से जस्ट कम, दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह। तो दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह अगर पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र का घनत्व ध्यान रखना पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर आपका रहता है। तो ये ग्रहों की यहां पर हमने बात कर ली। केवल हमारे पास एक ही ग्रह बचा हुआ है जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिस पर हम रह रहे हैं, तो उसको थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में जानेंगे। ज्यादा डिटेल में जानेंगे, ज्यादा गहराई में जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई पर भी जाएंगे। तो अगला ग्रह हम ले लेते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और यही एक ग्रह है जहां पर अभी तक जीवन की संभावनाएं हैं, मतलब जीवन यहां पर पाया जाता है। संभावनाएं तो औरों पर भी हैं, लेकिन जीवन जिस पर पाया जाता है वो ग्रह आपका कहलाएगा पृथ्वी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर जान लेते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रहों में मैंने आपको जितने भी अभी तक ग्रह बताए हैं उनको आप तो एक को सूर्य से दूरी के क्रम में याद रखना है, दूसरा आकार के क्रम में याद रखना है, घनत्व के क्रम में याद रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है। और कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाहरी ग्रह हैं, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, बाहरी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, भोर का तारा किसे बोलते हैं, सांझ का तारा किसे बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के समान घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, विपरीत दिशा में परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन से ग्रह का है। ये सारी चीजें आपको इस तरह से याद रखनी है, फैक्चुअल चीजें हैं, पता है, लगभग चीजें ज्यादातर आपको पता ही हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी आपको पता ही है ये जीवित ग्रह कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी को ध्यान रखना हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कैसा कहलाता है, नीला ग्रह। क्यों कहलाता है नीला ग्रह, क्योंकि यहां पर क्या है, 2/3 भाग समुद्र है, 2/3 भाग जल से घिरा है। तो 2/3 भाग जल से घिरा होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोल देते हैं, ब्लू प्लैनेट बोल देते हैं, क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा फैलने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हम ध्यान रखें, इसका अगला फैक्ट बन जाएगा सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, और तीसरे स्थान पर स्थित है, और यहां पर जीवन भी संभव है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, ये गोल्डस्टीन क्षेत्र में आएगा, गोल्डस्टीन क्षेत्र। तो गोल्डस्टीन जोन आपको जरूर ध्यान रखना है, गोल्डस्टीन जोन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन जोन में मैंने बताया था कि सूर्य से वह दूरी जहां पर जीवन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है उस क्षेत्र का कहलाता है गोल्डस्टीन क्षेत्र कहलाता है। तो पृथ्वी कौन से क्षेत्र में होगा, गोल्डस्टीन क्षेत्र में पाया जाएगा। अगला फैक्ट हम यहां पर लिखें इसके बारे में। नेक्स्ट, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, और इसके बारे में एक और फैक्ट लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आंतरिक ग्रह मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, पृथ्वी होगा। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो ध्यान रखना पृथ्वी है। और मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको याद रखना है क्या, ईवीएम। ईवीएम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखना है। और ईवीएम याद रखेंगे तो आंतरिक ग्रहों में ई से कौन आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। अर्थ से ठीक छोटा कौन हो जाएगा, वी से वीनस हो जाएगा। और वीनस के बाद एम से कौन आ जाएगा, मार्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपके और ध्यान रखनी है, ध्यान रखना यहां पर कौन था, जुपिटर,
जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद कौन था? नेपच्यून था, नेपच्यून था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आपको ये कहानी याद है, ये तो सारे के सारे बाहरी ग्रह हैं, और बाहरी ग्रह अपने आकार के अनुसार ही अपनी अपनी कक्षा में विराजमान है। यहां पर बृहस्पति है, शनि है, यूरेन आपका अरुण है और वरुण है। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी से ठीक बड़े और ठीक छोटे ग्रह के नाम बताइए। ऑप्शन दे देंगे दो दो करके। तो पृथ्वी से ठीक बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी से जस्ट बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। और पृथ्वी से ठीक छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। प्रश्न देखना सिंपल नहीं होगा, फंसाने के लिए पूछा जाएगा, कंफ्यूजन पैदा करने का ही एग्जाम है। एग्जाम का मतलब ही होता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, और जहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे तभी आप आरएएस भी बन सकते हैं। क्योंकि एक आरएएस अधिकारी जब आप बनेंगे और आप किसी भी काम को लेकर कंफ्यूज हैं, दोहरा माइंड आपका हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप डिसीजन नहीं ले सकते। ये सारा का सारा एग्जाम किसके लिए है? सारा का सारा क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी उसी को कहा जाता है कि आपने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल होना चाहिए। आपने जो लक्ष्य तय कर लिया उसी पर आप पीछे पूरी तरह से पीछे पड़ जाएंगे, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल टारगेट को फोकस करके आप चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन टारगेट से जब आप भटक जाएंगे तो मामला क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। जैसे प्लूटो भटक रहा था अपनी कक्षा से, तो प्लूटो को क्या कर दिया? बाहर का रास्ता दिखा दिया, दर्जा छीन लिया, बौना ग्रह उसको साबित कर दिया। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा भूगोल भी आपको सारी की सारी शिक्षाएं देता है इसी वजह से। तो देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि पृथ्वी कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक आरएएस के लिए प्रश्न थोड़ी हुआ, आरपीएससी ऐसा क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं। कांस्टेबल में ही ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी से ठीक बड़ा और ठीक छोटे ग्रहों का सही युग्म बताइए, तो दो दो करके युग्म बना देंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट याद रहेगा तो आंतरिक ग्रहों में ईवीएम याद रखें, तो पृथ्वी से ठीक पहले कौन आ जाएगा? नेपच्यून आ जाएगा, और ठीक बाद में कौन आ जाएगा? वीनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आंतरिक ग्रहों में मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछता हूं कि आंतरिक ग्रहों में यह चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और यहां से पूछा जाता है कि इनमें चारों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 90% बच्चे मंगल ग्रह को बड़ा बताते हैं, मार्स को बड़ा बता देते हैं, मार्स को बड़ा बता देते हैं। जबकि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी को बड़ा ग्रह इसमें मानते नहीं है। मार्स को इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि इसके दो उपग्रह हैं। अरे उपग्रह अलग चीज है, ग्रह अलग चीज है। तो आकार में आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा लगाना है? पृथ्वी लगाना है। और पृथ्वी से ठीक छोटा कौन सा है? वीनस है। आकार और घनत्व में वीनस लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? जुड़वा ग्रह भी कहा गया है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो पृथ्वी से ठीक बड़ा ग्रह लिख लेना नेपच्यून है, और ठीक छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, मंगल तो यहां पर आता है, और मंगल के बाद कौन आ जाता है? बुध आ जाता है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा ग्रह आ जाएगा। तो मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, न कि पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन कहलाता है? पृथ्वी कहलाता है। नेक्स्ट जान लेते हैं, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। कितना है? 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का
घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व है सभी ग्रहों में। ठीक है, ध्यान रखें इसको, इस बात को। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह ध्यान रखें। नेक्स्ट लिख लें इसमें आगे, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, मैंने बताया था 14.98 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़, सामान्य भाषा में इसको लिख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक खगोलीय इकाई कहलाता है ये, एक खगोलीय इकाई। ठीक है, तो एक खगोलीय इकाई अगर पूछा जाए तो कितने के बराबर है, 15 करोड़ वर्ग, वो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर आपका पड़ता है एक खगोलीय इकाई। इस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, और ब्रह्मांड का जो व्यास है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ब्रह्मांड इकाई बोलते हैं, एक ब्रह्मांड इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। और अगर हम बात करें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की हम बात करें तो ये लगभग ध्यान रखना कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 3,84,000 किलोमीटर मात्र दूरी है चंद्रमा से, जबकि सूर्य से कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां पर हम बात करें तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में, सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल 2.2 गुना अधिक लगता है, अधिक लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल कितना ज्यादा लगता है, 2.2 गुना ज्यादा लगता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, भले ही चंद्रमा, सूर्य का जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है, लेकिन दूरी भी तो बहुत है, दूरी ज्यादा है, जबकि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/6 है, लेकिन फिर भी इस पर ज्यादा आकर्षण बल काम करता है, किसका, चंद्रमा का। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट में आपके कथनों में ऐसे पूछा जाता है। और इसी के कारण जब ज्वार भाटा की स्थिति होती है, ज्वार भाटा भी हम आगे पढ़ेंगे, ज्वार भाटा की स्थिति में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसका काम करता है, चंद्रमा का काम करता है। इसी वजह से उच्च ज्वार आपका आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये किसके कारण है, पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल 2.2 गुना ज्यादा लगता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे। अब हम पृथ्वी के आकार की बात करें, जियोडिसी, पृथ्वी का आकार। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का आकार, घनत्व या जितने भी आपके
पृथ्वी के बारे में जो आंकड़े दिए जाते हैं वो आंकड़े कौन देता है? वो आंकड़े देता है IUGG। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ध्यान रखना। IUGG पृथ्वी के सारे आंकड़े जारी करता है, उन्हीं को हम ऑथेंटिक मानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के आकार घनत्व के बारे में कौन सी संस्था आंकड़े देती है, तो IUGG लगाना है, IAU नहीं लगाना है। IAU जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देती है, लेकिन पृथ्वी के बारे में जो आंकड़े हैं वो कौन देता है? IUGG। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिसी एंड जियोफिजिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है IUGG की। हिंदी में लिखें तो लिख लेना भूभौतिकी तथा भूमापी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका आप खुद पता लगाएंगे, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, अगर नहीं पता लगेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। तो ध्यान रखना, भूभौतिकी तथा भूमापी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ है, IUGG कहलाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है और किसके अनुसार है, तो IUGG के अनुसार पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार है जियोड शेप। ध्यान रखना, यही टेक्निकल टर्म है, GEOID, जियोड शेप। जियोड को अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं भूआभ कहलाता है, या पृथ्वाकार भी इसको बोल देते हैं। पृथ्वाकार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए हम बात करें इस तरह से, जैसे कहीं कहीं देख देते हैं कि पृथ्वी का आकार स्फेरिकल है, अंडाकार है। ठीक है, तो अंडाकार अगर होगा, अंडा आपने देखा होगा, तो अंडा तो बिल्कुल स्मूथ होता है। अंडा का आप देखेंगे यहां से सब जगह पर एंगल एक जैसा ही बनेगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन क्या पृथ्वी इस तरह की है? पृथ्वी अगर देखा जाए तो पृथ्वी की स्थिति भूपृष्ठ के चारों तरफ इस तरह से दिखाई देती है, उभरे हुए और धसे हुए भाग के रूप में नजर आती है। तो पृथ्वी की स्थिति तो ऐसी है, तो इस तरह का तो कोई अंडा नहीं होता, कोई स्फेरिकल नहीं होता। इसी वजह से IUGG ने इसका आकार क्या रख दिया? जियोड शेप रख दिया। इस तरह से इसका नहीं है, तो यहां पर कहीं उठे हुए भाग हैं, कहीं धसे हुए भाग हैं, कई महाद्वीप हैं, कई महासागर हैं, कई पर्वत हैं, कई घाटियां हैं। तो पूरा का पूरा ऊपरी सतह कैसी है? वो आपकी उबड़ खाबड़ है। इसलिए हम इसको ध्यान रखना, अंडाकार या स्फेरिकल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जियोड शेप बोलेंगे। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो पृथ्वी की जो हम ध्रुवीय व्यास और अगर भूमध्य रेखीय व्यास की बात करेंगे तो इन दोनों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। तो पृथ्वी को हम गोलाकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है तो देखिए इसी में आगे देखें तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ऐसी स्थिति पृथ्वी की दिखाई देती है। मतलब ये वाली लंबाई इस लंबाई की तुलना में क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास कहलाएगा,
या इक्वेटोरियल डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर, ठीक है। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कहलाएगा, या इसको हम क्या बोल देंगे, पोलर डायमीटर, पोलर डायमीटर कहलाएगा। अब कभी कभार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पृथ्वी के देखिए ध्रुवीय व्यास की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 12,714 किलोमीटर। कितनी है, 12,714। और विषुवतीय व्यास की बात करें तो इसकी लंबाई है 12,756 किलोमीटर है। तो आप अपने आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास में और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। हो जाएगा क्लियर माइनस करके। दूसरा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा बनता है, महान व्रत की बात हो रही है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा बनेगा, यहां वाला व्रत सबसे बड़ा व्रत बनेगा, क्योंकि यहां पर पृथ्वी की व्यास की लंबाई सबसे ज्यादा है। और दूसरा बड़ा व्रत कौन सा बनेगा, वो आपका बनेगा ध्रुवीय महान व्रत। तो पृथ्वी पर दो महान व्रत बनते हैं, एक कहलाता है विषुवतीय महान व्रत, विषुवतीय महान व्रत, इक्वेटोरियल ग्रेट सर्किल, इक्वेटोरियल ग्रेट सर्किल। और दूसरा इधर कहलाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, पोलर ग्रेट सर्किल, ध्रुवीय महान व्रत, ध्रुवीय महान व्रत या पोलर ग्रेट सर्किल। ये दो सर्किल बनते हैं जिसमें ध्रुवीय महान व्रत की लंबाई 40,008 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। तो खुद ही देख लीजिए कौन सा बड़ा व्रत यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी का केंद्र आपका हो जाएगा और ये इसी तरह से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछी जाए कितनी है, त्रिज्या या रेडियस अगर पूछी जाए कितनी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6371 किलोमीटर है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। उसका लगभग आधा हो जाएगा, औसत दोनों का निकाल लेंगे, क्योंकि औसत निकालना ही पड़ेगा। यहां से रेडियस निकालेंगे तो वो आपकी यहां कहीं होगी और यहां से निकालेंगे तो इधर, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो एवरेज हम रेडियस निकालते हैं, एवरेज त्रिज्या निकालेंगे तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, 6371 आपका इसमें रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा क्या है भूमापी, जियोडिसी की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी का आकार किस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी का सरफेस एरिया क्या है और सरफेस एरिया किस प्रकार से विभाजित है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल की देखिए बात करें तो आपको पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है।
तो पृथ्वी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग मान लीजिए। और ये दो भागों में बट जाता है, दो पार्ट में इसको हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट कहलाएंगे? एक तो आपका कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे स्थल भाग, स्थल क्षेत्र, लैंड एरिया, और दूसरा क्या कहलाएगा? जल क्षेत्र कहलाएगा, जल क्षेत्र। तो आप जानते ही हैं 2/3 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, जबकि 1/3 भाग केवल क्या है? स्थल भाग है। ठीक है, तो 1/3 स्थल है और 2/3 क्या है? जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो स्थल भाग की अगर हम बात करें तो कुल इसमें से अगर स्थल भाग निकालें तो ध्यान रखना 14.8 लगभग 14.8 वर्ग किलोमीटर केवल क्या है? स्थल भाग है। और लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? जल फैला हुआ है। ठीक है, वैसे भी अगर हम बात करें तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो लगभग 71% क्या है? ये कितना हो जाएगा? 71% है, 71% सॉरी जल क्षेत्र है, और मात्र 29% क्या है? स्थल भाग है। ये कितना आ जाएगा? 71%। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि ये जो स्थल भाग आप देख रहे हैं, ये स्थल भाग कितने महाद्वीपों में और जल क्षेत्र कितने महासागरों में विभाजित है? तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में अगर आप लिखोगे तो यहां पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। तो स्थल भाग क्या है? ये 7 महाद्वीपों में विभाजित है, 7 महाद्वीपों में। और 7 महाद्वीपों में से एक तो एशिया हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें स्थान पर कौन सा बड़ा महाद्वीप आता है? अंटार्कटिका। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अंटार्कटिका ध्यान रखना क्षेत्रफल में 5वां बड़ा महाद्वीप है। 6वें नंबर पर आ जाएगा यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप आप जानते ही हैं कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीपों का क्रम ध्यान रखें, घटते हुए क्रम में है। 7 महाद्वीपों को अगर लेकर चलते हैं तो ठीक है। तो 7 महाद्वीप यहाँ पर क्या है? ये घटते हुए क्रम में है, स्थल भाग है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, घटते हुए क्रम में। और जल क्षेत्र की बात करें तो जल क्षेत्र को हमने क्या किया है? 5 महासागरों में विभाजित किया है, 5 महासागर। और 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर आप जानते ही हैं कौन सा है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का अकेले का ही क्षेत्रफल आपको मैं बता दूं 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर अकेला प्रशांत महासागर का आकार है। और हमारे पास केवल 7 महाद्वीपों को मिला के स्थल भाग कितना है? मात्र 14.8 है। मतलब जितने महाद्वीप हमारे पास है, जितना स्थल भाग है, वो एक ही महासागर में समा जाएगा। इतना बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा महासागर कहलाएगा, सबसे गहरा महासागर भी है। दूसरे नंबर पर जो महासागर आता है इसको हम बोलते हैं क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहलाएगा। तीसरे स्थान पर जो महासागर है या तीसरा बड़ा महासागर है, ये आपका क्या कहलाता है?
हिंद महासागर कहलाता है। और ये तीनों महासागर मिलकर कुल जल क्षेत्र का 90% भाग घेरे हुए हैं। तो ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि कुल जल क्षेत्र का 90% भाग किन किन महासागरों में आता है, तो 3 महासागरों में ही कुल जल क्षेत्र का कितना भाग है, 90% भाग आ जाता है। बाकी 10% में एक यहां पर महासागर आ जाएगा, इसको बोल देंगे अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर कहलाएगा। और एक और जो सबसे छोटा है, इसको बोलते हैं उत्तरी सागर या आर्कटिक महासागर आपका आ जाएगा। तो 5वें नंबर पर यहां कौन आ जाएगा, आर्कटिक या उत्तरी महासागर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्थल भाग को 2 पार्ट में बांट दिया। 71% में जल है और 29% में केवल क्या है, 29% में आपका आता है स्थल भाग। तो स्थल भाग जो 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 7 महाद्वीपों में विभाजित है। 7 महाद्वीपों को घटते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इधर की हम बात करें, जल क्षेत्र जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग, इसमें 5 महासागरों में है। और एक ही महासागर मैंने बताया था इतना बड़ा है कि इसमें सारे के सारे महाद्वीप डूब जाएंगे, और वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला और सबसे बड़ा महासागर आपका कहलाता है। तो ये कुछ जानकारी हमने रखी किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। आप जानते ही हैं ये सारी है, और भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। जैसे पृथ्वी की गतियों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से कौन कौन से सिद्धांत हैं, और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से भी प्रश्न आपके बनते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है तो उसको लेकर इसका क्या टाइम स्केल है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, या जिसको हम भूगर्भिक समय सारणी बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो मुख्य परीक्षा का भाग है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इससे प्री में भी प्रश्न आपके बनते हैं। प्री में भी इसको जोड़ा गया है, आईएएस में भी इसको जोड़ा गया है, और आपके आरएएस में भी इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगर्भिक समय सारणी की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो उसी को हम विभाजित करेंगे, कितने महाकल्प हैं, कितने कल्प हैं, कितने आपके पीरियड्स कहलाते हैं, युग कहलाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और किस युग की क्या विशेषता है। जैसे डायनासोर का युग क्या किसे कहते हैं, मछलियों का युग किसे कहा जाता है, या वनस्पति किस युग में उत्पन्न हुई। तो ये कुछ युग की विशेषताएं हैं, उसको हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे किस किस तरह से बलित पर्वतों का भी निर्माण, या किस समय कौन से पर्वत बने हैं। जैसे अरावली पर्वत किस युग में बना है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये शुरुआती है, बेसिक चीजें हैं। अभी तक जो चीजें आप पढ़ रहे थे ये सब जानते हैं, नॉर्मल चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई हैं। लेकिन आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इन सब चीजों से आगे चलेंगे, डिटेल में जानेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा जियोडेसी के बारे में, भूमापी के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में, किस प्रकार से समय निकाला जाता है। समय को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से या ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में, पूरब में समय बढ़ता है, घटता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। सभी लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।